સર તમારો અવાજ નથી, મ્યુટ થઈ ગયો છે. नमस्कार, सुप्रभात। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज रापर के द्वारा शुरू की गई हमारी प्रशिष्ट कृति परिचय श्रृंखला की आज 29वीं कड़ी है। आज हमारे साथ बात करने जुड़े हैं डॉक्टर उमा मेहता जी। डॉक्टर उमा मेहता आज बात करेंगे चित्रा मुद्गल की एक बहुत ही अलग प्रकार की कृति, एक हिंदी उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। नाम सुनकर ही हमें कुछ अजीब सा लगता है और हमें लगता है कि ऐसा ये तो किसी का एड्रेस लग रहा है, तो पता नहीं इस कृति में हमें क्या सुनने वाला है, तो उसका रहस्य तो उमा जी ही उद्घाटित करें। मैं उससे पूर्व उमा जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर उमा मेहता, जो कि हिंदी विषय के साथ 2004 में अनुस्नातक हुए हैं। 2005 में उन्होंने एमफिल की पदवी हासिल की है। 2006 में बीएड का अभ्यास भी उन्होंने संपन्न किया है और 2011 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में से उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है। आपने वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में युग चेतना इस विषय पर पीएचडी का अभ्यास किया हुआ है। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के तौर पर श्री एमपी शाह आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज सुरेंद्र नगर गुजरात में कार्यरत हैं। साथ में सहायक आचार्य की भूमिका भी आप अदा कर रहे हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवी संस्थान प्रयागराज द्वारा वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य श्री की मानद से अलंकृत किया गया है। सहज मार्ग शोध सहज मार्ग शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई 2004 में आयोजित अखिल भारतीय निबंध लेखन स्पर्धा में हमारा असली दुश्मन हमारे अंदर ही है शीर्षक पर गुजरात में आप प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपका पीएचडी का शोध कार्य जो है वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में युग चेतना, जो कि आलोचनात्मक पुस्तक है, वह पुस्तक भारतीय साहित्य संग्रह कानपुर से मुद्रित किया गया है एवं ई बुक के रूप में भी प्रकाशित किया। चित्रा मुद्गल जी के जिस उपन्यास के बारे में आज उमा जी बात करने वाले हैं, वो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा गुजराती अनुवाद भी आपने किया है, जो कि अभी प्रकाश है। भारतीय साहित्य की बड़ी प्रकाशन संस्था उसे प्रकाशित करने जा रही है। वे भी हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है कि जिस उपन्यास की बात आज उमा जी करने वाले हैं, उसका गुजराती रूपकरण भी हमें उमा जी के पास से भविष्य में मिलने वाला है। चित्रा मुद्गल जी का ये अनुवाद तो हमें मिलेगा ही, लेकिन उमा जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिभागी के तौर पर उन्होंने कई संशोधन कार्य जो हैं वो आपने प्रस्तुत किए हैं, शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उमा जी के शोध पत्र प्रकाशित होते रहते हैं। बड़े ही अभ्यासी हैं और हमारे साथ डॉक्टर के वजह से डॉक्टर उमा जी का परिचय हुआ है, तो हम डॉक्टर चांदनी गोस्वामी जी का भी अभिवादन करते हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं और सहर्ष हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर उमा मेहता जी को और उन्हें विनती करते हैं कि वे पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जो कि चित्रा मुद्गल जी का उपन्यास है, उस पर प्रकाश डालें। डॉक्टर उमा मेहता जी। नमस्कार, धन्यवाद रमजान भाई, आपने बहुत अधिक परिचय दे दिया। वैसे बात करूं तो भारतीय भाषाओं की जो विभिन्न कृतियां हैं और खास करके जो प्रशिष्ट कृतियां हैं, उन कृतियों का परिचय
और उनका जो उद्देश्य है उसको लेकर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जो रापर है उसके द्वारा एक व्याख्यान श्रृंखला रखी गई है और आज 29वीं कड़ी के साथ मुझे जोड़कर और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा का परिचय देने के लिए और उसके उद्देश्य से छात्रों को अवगत करवाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके इस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल श्री और रमजान भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आज जो विशिष्ट कृति की मैं बात रखने जा रही हूं उसका नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। सहज है, कृति का शीर्षक देखकर आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसा शीर्षक है, तो उसकी भी हम स्पष्टता करेंगे। लेकिन इससे पहले इस कृति के जो रचनाकार हैं चित्रा मुद्गल जी, तो उनका मैं सामान्य परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले तो आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुचर्चित लेखिका चित्रा मुद्गल जी का जन्म 10 सितंबर 1944 को चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। सहज है कि वहां पर उनका ननिहाल है और ननिहाल में उनका ये जन्म हुआ। जबकि हम देखते हैं कि उनका जो पैतृक गांव है वो उत्तर प्रदेश में है, उन्नाव जिले में है और उनकी बचपन की जो पढ़ाई है वो वहीं पर उन्होंने संपन्न की है। साथ साथ उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अपना अभ्यास किया है और मुंबई विश्वविद्यालय की जो सोमैया कॉलेज है उसकी वो विद्यार्थिनी रही हैं और वहीं पर पढ़ते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत लिखने की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले जो कहानी लिखी उस कहानी के अंतर्गत उनके जो गुरु हैं उन्होंने उन्हें कहानी लिखने की प्रेरणा दी और साथ साथ ये भी कहा कि तुम ऐसा करो कि सारिका पत्रिका के संपादक को ये कहानी दे आओ। और वहीं से चित्रा जी के साहित्यिक सफर का जो पहला मानदंड है, उनकी जो पहली नींव है वो वहीं से रखी गई। चित्रा मुद्गल जी बार बार अपने जो इंटरव्यू है उसके दौरान भी बार बार वो ये बताती रहती हैं कि उन्होंने अपने गुरु अनंतराम त्रिपाठी उनकी प्रेरणा से कहानी साहित्य के अंतर्गत अपना जो योगदान है वो शुरू किया, ऐसा कहा जाता है। और खास करके उन्होंने भी स्वीकारा है कि उनका जो बचपन है वो जमींदारी प्रथा में बीता है और एक जमींदार खानदान से हैं वो, मतलब उन्हें कोई वहां पर दिक्कतें नहीं है, जमींदार खानदान से वो जुड़ी हुई है। लेकिन जमींदार खानदान से जुड़े हुए रहकर उन्होंने समाज के अंतर्गत जिन बारीकियों को देखा, मजदूरों की जो दशा देखी, जो शोषण देखा, उसके प्रति उनके मन में एक प्रकार का रोष था, उनके मन में एक प्रकार की क्रांति थी। और कहा जाता है कि जब व्यक्ति के हृदय में ये आग जो है वो लग जाए तो वो आग, वो विद्रोह, वो क्रांति उन्हें एक साहित्य रचना की प्रेरणा भी देती है। तो उनके ऐसे व्यक्तित्व को देखकर मैं उनके संदर्भ में एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहूंगी और वो है कि नदी जब किनारा छोड़ देती है, नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टानों को भी वो तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में, तो जिंदगी के बदल देती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ चित्रा मुद्गल जी के साथ। उनकी जिंदगी के रास्ते वहीं से बदल गए और जैसे ही वो सारिका पत्रिका के संपर्क में आई और वहां पर उन्होंने अपनी प्रथम कहानी दी प्रकाशनार्थ, तो वहां पर वो अवध नारायण मुद्गल के संपर्क में आई और अवध नारायण मुद्गल के संपर्क में आते ही दोनों के विचार एक दूसरे से मिल गए और फिर चित्रा मुद्गल जी ने अवध नारायण मुद्गल के साथ अपना जो वैवाहिक संबंध है उसे भी उन्होंने जोड़ दिया।
मतलब जो अवध नारायण मुदगल, जिनका एक सारिका पत्रिका के रूप में, एक श्रेष्ठ संपादक के रूप में हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाम है, ऐसे व्यक्ति के साथ उस वक्त के जमाने में चित्रा मुद्गल जी ने अंतरजातीय विवाह किया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है, जो अपने आप में बहुत बड़ा साहस का काम हम कह सकते हैं। उनकी कुछ कृतियों का मैं परिचय आपको दूं तो उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचनाएं की हैं। उनकी जो पहली कहानी है वो स्त्री और पुरुषों के संबंधों को लेकर चलने वाली कहानी है, और उनके अब तक तकरीबन 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनके 5 से 7 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, 3 बाल उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और 4 बाल कथा संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अनेक लेख भी लिखे हैं और साथ साथ उनकी जो उनका बहुचर्चित जो उपन्यास है आवा, उसकी रचना भी इस दौरान हमारे सामने आती है। उनके प्रमुख उपन्यासों में अगर हम देखें तो एक जमीन अपनी, फिर है आवा उपन्यास, फिर है गिली गुड़ू उपन्यास, फिर है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा और छिन्न मस्ता नहीं हूं मैं। तो प्रमुखतः उनके जो इतने उपन्यास हैं वो उपन्यास हमारे सामने आते हैं, जिनमें से आवा उपन्यास को लेकर अगर मैं सामान्य बात आपसे करूं तो आवा उपन्यास उनकी जमींदारी प्रथा को लेकर और साथ साथ मजदूरों के जो आंदोलन है, ट्रेड यूनियन है, उसको केंद्र में रखते हुए उन्होंने ये पूरा उपन्यास जो है वो हमारे सामने रखा है। खास करके आवा का मतलब ये होता है कि कुम्हार जब अपने बर्तनों को तपाने के लिए जो आग जो है वो तैयार करता है, तो और उस आग के अंतर्गत अपने जो अपने बर्तन है वो तपाता है। गुजराती में कहूं होय तो एने આપણે નિંભાળો કહી શકીએ। तो आवा जो है उसके अंतर्गत उन्होंने पात्रों के दिल में, खास करके इसकी जो मुख्य नायिका है, उस नायिका के हृदय में जो एक प्रकार का आवा जलता है, उस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात रखी है। इसी तरह का उनका दूसरा उपन्यास है कि छिन्न मस्ता नहीं हूं मैं। छिन्न मस्ता का मतलब ये है कि जिसका मस्तिष्क छीन लिया गया है, लेकिन यहाँ पर चित्रा मुद्गल जी स्पष्ट घोषणा करती हैं कि छिन्न मस्ता नहीं हूं मैं, मतलब मेरा मस्तिष्क छीना गया नहीं है, मुझ में बुद्धि क्षमता है, मुझ में बुद्धि है सोचने की, समझने की और अपने विचारों को रखने की। तो इस उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने स्त्री विमर्श को लेकर अपनी बात रखने का प्रयास किया है। इससे और आगे हम जाए तो 2018 के अंतर्गत जिसे साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है वो किताब पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इसके अंतर्गत उन्होंने थर्ड जेंडर को लेकर बात की है, जिसके संदर्भ में आगे चलकर मैं पूरा परिचय इस कृति का आपको देने वाली हूँ। तो ये कृति भी समाज की एक विशेष समस्या को लेकर चलती है और बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े करती हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों, और उस क्यों का उत्तर किसी के पास नहीं है, उसका उत्तर हमें स्वयं ढूंढना है। तो आज हम उसका उत्तर भी ढूंढेंगे, उस समस्या को लेकर हम बात भी करने वाले हैं। तो ये बात उनके ये प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनके 13 कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ एक जो कृतियां हैं उसका नाट्य रूपांतरण भी किया है। चित्रा मुद्गल को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें आवा का 13वां व्यास सम्मान मिला और बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये व्यास सम्मान दिया जाता है। और हिंदी साहित्य में ऐसा माना जाता है कि उन्हें व्यास सम्मान जो 13वां मिला उसकी वो पहली महिला हकदार हैं। एक ऐसी पहली महिला लेखिका हैं कि जिन्हें 13वां व्यास सम्मान मिला है। तो ये सम्मान भी उनके हिस्से में जाता है।
इसके बाद उन्हें आमा के ऊपर ही इंदु सम्मान, इंदु कथा सम्मान जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा साहित्य भूषण की उपाधि भी उन्हें हासिल की गई है। फिर वीर सिंह देव सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया है। और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इसके ऊपर उन्हें दिल्ली में साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया है, जिसकी कुछ एक झलकियां, कुछ एक फोटोग्राफ्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो आप देखिए कि उन्हें किस तरह से इस साहित्य अकादमी के अवार्ड से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी के अंतर्गत जो भी लेखक हैं उनके ये फोटोग्राफ्स हैं और उनके साथ वो बैठे हुए नजर आते हैं। साहित्य अकादमी का जो समारोह है उसके अंतर्गत उन्हें साहित्य अकादमी के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इस फोटोग्राफ्स के अंतर्गत शॉल के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनके हाथों में है और इस प्रकार उन्हें साहित्य अकादमी का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है उससे उन्हें नवाजा गया है। तो सहज है कि इस कृति में कुछ तो उन्होंने ऐसा लिखा होगा जिसकी वजह से उन्हें जो भाषा का, जो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। तो आज इसी के संदर्भ में हमें पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के संदर्भ में बात करनी है। ये किताब आपके सामने में रख रही हूँ, दिखा रही हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इसका कवर पेज है ये और इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको शीर्षक स्पष्ट करूं तो इसका शीर्षक है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। और शायद आप लोगों को ये भी पता होगा कि पोस्ट बॉक्स नंबर किसे दिया जाता है। जी हाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर ऐसे लोगों को दिया जाता है कि मान लो कि वो बार बार घर बदल रहे हैं, अथवा तो मान लीजिए कि वो किराए के घर में रह रहे हैं और उनका कोई निश्चित पता नहीं है, एड्रेस नहीं है, अथवा तो ऐसे लोगों को पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है कि जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र विनोद हमारे सामने आता है तो उसे अपने घर का पता तो मालूम है, उसका अपना घर भी है, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वो अपने घर पर अपनी माँ को पत्र नहीं लिख सकता और इसीलिए उसने पोस्ट बॉक्स नंबर उसकी माँ ने लिया है। अपनी बा को पत्र लिखने के लिए उसकी बा को उसने निवेदन किया और बा ने पोस्ट बॉक्स नंबर 203 लिया है। उनके पोस्ट बॉक्स का नंबर है 203 और नाला सोपारा मुंबई के एक एरिया का नाम है। आपको स्पष्ट करूं कि नाला सोपारा मुंबई का एक अंतिम छोर है, मुंबई का एक अंतिम इलाका है कि जो रिहायशी नहीं माना जाता, जहां पर संपन्न लोग नहीं रहते, लेकिन हाँ मध्यम वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं। तो नाला सोपारा मुंबई की ट्रेन में अगर आप जाए तो मुंबई की ट्रेन में वो अंतिम स्टेशन है जिसे नाला सोपारा कहा गया है। और वहां पर जो विनोद है उसका परिवार रहता है। तो नाला सोपारा इस एरिया के नाम के आधार पर उसके साथ जोड़ा गया है और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। तो जो विनोद हैं वो इस कृति का नायक है। और आपको ये स्पष्ट करूं कि समाज के अंतर्गत, हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत
स्त्री और पुरुष, इनको तो मान्यता प्राप्त है, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो न तो स्त्री है न पुरुष है, जो लिंग दोषी हैं, जिसमें यौन विकलांगता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों की तरफ हमने कभी देखा ही नहीं है, ना उन्हें कभी हमने समझने की कोशिश की है कि उनकी 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 पर्सनल लाइफ में, उनके आंतरिक जीवन में आखिरकार क्या चल रहा है। अक्सर जब भी बस के अंतर्गत अथवा तो रेलवे के अंतर्गत हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें समाज में किन्नर कहा जाता है, जिन्हें हिजड़ा नाम से संबोधित किया जाता है, अंग्रेजी में इसे हम थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा अक्सर हम हेय की दृष्टि से देखते हैं, तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति हमें कोई लगाव नहीं होता। लेकिन क्या हमने कभी उनकी निजी जिंदगी के अंदर झांकने का प्रयास किया है? कभी देखने का प्रयास किया है कि उनके हृदय में भी संवेदनाएं जो है वो ऊब चूब होती है, उनमें भी एक हृदय है, उन्हें भी सुख और दुख का एहसास होता है, उनका भी अपना एक परिवार होता है। अगर उस परिवार को ही उनसे छीन लिया जाए तो कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसी बात का निरूपण इस उपन्यास के अंतर्गत है। तो चलो हम आज ये सफर शुरू करते हैं, विनोद की जिंदगी में झांकने का प्रयास करते हैं। उसकी कथा वस्तु की शुरुआत में एक गुजराती परिवार हमारे सामने आता है। एक गुजराती परिवार जो मुंबई में रहता है, और मुंबई में शुरुआत में वो कालबा देवी का रिहायशी जो एरिया है वहां पर वो परिवार रहता है। उस परिवार के अंतर्गत हम देखें तो हरिंद्र शाह एक व्यापारी हैं और वो गुजराती व्यापारी हैं। उनकी पत्नी का नाम है वंदना बेन। उनको 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा सिद्धार्थ शाह, मंझला बेटा विनोद शाह और उनका अंतिम छोटा बेटा मंजुल शाह, जिनमें से उनका जो मंझला बेटा है विनोद शाह वो लिंग दोषी बच्चा है। जब वो छोटा सा है, जब वो बचपन में ही है और अपने सहपाठियों को देखता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, दूसरे लड़कों से अलग है। विनोद पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार है और खास करके गणित जैसा जो कठिन विषय है उसमें भी वो बहुत होशियार है। वो पढ़ लिख कर गणितज्ञ बनना चाहता है। वो हर रोज स्कूल जाता है, नियमित तौर पर वो स्कूल जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि उनके मोहल्ले में कुछ एक हिजड़े अचानक ही आ जाते हैं, अचानक ही उनके घर पर कुछ एक किन्नर आ जाते हैं और उनके सरदार हैं चंपाबाई। तो चंपाबाई अचानक ही उनके घर पर आ धमकती हैं और वहां पर आकर शोर करने लगती हैं कि आपके घर में कोई किन्नर बेटा है जिसे हम अपने समुदाय के साथ ले जाना चाहते हैं। वंदना बेन सहज हैं, अपने बेटे के प्रति पूरा उन्हें लगाव है। एक माँ के लिए अपना बेटा चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो आखिरकार बेटा होता है। वो हरगिज किसी भी हालत में अपने बेटे को किन्नरों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार ही नहीं है। इन समुदाय के साथ उसे वो जोड़ना नहीं चाहती हैं, बल्कि वो अपने बेटे को एक सामान्य बालक की तरह ही उसका लालन पालन करना चाहती हैं। एक सामान्य बच्चे की तरह समाज में उसे प्रतिष्ठा देना चाहती हैं, उसे पढ़ाना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर गणितज्ञ बने, गणित का प्रोफेसर बने, और इसकी उचित शिक्षा भी उसे दी जा रही है। वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। पूरा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है और आत्मकथात्मक रूप में पूरा उपन्यास लिखा गया है। विनोद अपनी माँ से अपने जीवन की हर एक घटनाएं पत्रात्मक शैली में
लिखकर अपने बा को पत्र लिखता है और बा को पत्र लिखकर वो अपने जीवन की छोटी से छोटी दिनचर्या, अपने जीवन के सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जो भाव हैं उन्हें वो अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर अचानक ही चंपाबाई उनके घर पर आ धमकती हैं। वंदनाबेन से कहा जाता है कि चुपचाप अपने लड़के को मेरे हवाले सौंप दीजिए, वरना आपके अपार्टमेंट में मैं शोर मचा दूंगी और फजीहत होगी वो अलग। आपके घर में फजीहत होगी, आपके घर के ऊपर कलंक लगेगा, आपके खानदान के ऊपर कलंक लगेगा। इससे बेहतर है कि चुपचाप आप अपने बेटे को मेरे हवाले कर दीजिए। इधर वंदनाबेन जो है वो अपने बेटे विनोद को सौंपने के स्थान पर अपना छोटा बेटा जो मंजुल है वो उन्हें उनके सामने धर देती हैं और विनोद को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है और छोटे बेटे मंजुल को किन्नरों के सामने और किन्नरों के सरदार चंपाबाई के सामने रख दिया जाता है। तो चंपाबाई देखती हैं कि अरे भाई ये लड़का तो नहीं है, और हमें जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल सही जानकारी मिली है कि आपके घर में लिंग दोषी बच्चा है, लेकिन आप उस बच्चे को हमसे छिपा रहे हैं। लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल ये सच्चाई हमारे सामने अवश्य आएगी। आप कब तक अपने बेटे को हमसे छिपाएंगी? और चंपाबाई ये घोषणा करती हैं कि हम जिस लड़के के लिए आए थे ये वो बच्चा नहीं है, इसकी उम्र बहुत कम है। जिस बच्चे के लिए हम आए हैं वो इससे थोड़ा बड़ा है। और चंपाबाई वंदनाबेन को, जो गुजराती परिवार के हैं, वंदनाबेन को ये हिदायत देकर चली जाती हैं कि हम फिर से आएंगे, ध्यान रखिए, और फिर से अगर आपने हमें उस बच्चे को नहीं सौंपा तो हम फजीहत करेंगे और आपके अपार्टमेंट में हम शोर मचाकर फिर उस बच्चे को ले जाएंगे। अभी कुछ समय के लिए तो चंपाबाई चली जाती हैं, लेकिन वंदनाबेन के हृदय में एक डर जो है वो बैठ जाता है। वो घटना ऐसी घटित हुई कि उस दिन पूरे परिवार ने खाना नहीं खाया। न उसके पिताजी ने खाना खाया, न वंदनाबेन ने खाना खाया, न छोटा बच्चा मंजुल है उसने खाना खाया, न बड़ा बेटा सिद्धार्थ शाह उसने खाना खाया। लेकिन हाँ, उसमें सिद्धार्थ की जो पत्नी है सेजल शाह, वो प्रेग्नेंट है, तो उसे किसी भी तरह से खाना खिलाया जाता है कि तुम किसी भी तरह खाना खा लो, समझा बुझा कर। लेकिन घर के किसी भी सदस्य ने व्यथित होते हुए खाना नहीं खाया कि अब इसका हम क्या उपाय करें, हम विनोद को कैसे छिपाए इन लोगों से। इधर माँ का हृदय, पूरी रात माँ ने विनोद को अपने सीने से चिपटा कर, अपने सीने से लगाकर वो रोती रही रात भर। और विनोद को ये एहसास हुआ कि पूरी रात उसकी माँ सोई नहीं है और उसे अपने सीने से लगाकर वो रोती रही। माँ को डर है कि कहीं ये समुदाय वाले फिर से आ गए तो क्या होगा, मैं अपने बेटे के बगैर कैसे रह पाऊंगी, और मेरा बेटा परिवार से अलग होकर वो किस तरह से रह पाएगा। अलग अलग वो उपाय सोचने लगती हैं। वो दूसरे दिन सुबह जैसे ही उनका बड़ा बेटा सिद्धार्थ शाह बाथरूम से नहाकर निकलता है, उसी दौरान वंदनाबेन एक बात रखती हैं कि हम ऐसा करें कि विनोद को किसी हॉस्टल में हम रख दें, अथवा तो जूनागढ़ के किसी हॉस्टल में उसे हम रख दें। तो इससे ये होगा कि चंपाबाई और उनका समुदाय उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और फिर विनोद वहां पर पढ़ाई भी कर लेगा, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और ये लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे और हमारा बेटा हमारे परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। तब सिद्धार्थ कहता है कि माँ, ऐसा संभव नहीं है। अगर ये लोग, ये समुदाय वाले हमारे घर तक ढूंढ कर पहुंच सकते हैं तो ये लोग जूनागढ़ के किसी हॉस्टल में भी तो पहुंच सकते हैं, और जूनागढ़ में तो हमारे भानु मामा रहते हैं।
और उन्हें अगर इस बात का पता चला तो आज तक हमने जो बात अपने परिजनों से, अपने संबंधियों से जो छिपा कर रखी हैं, वो बात खामोखा सबके सामने आ जाएगी और खामोखा हमारे खानदान के ऊपर बट्टा लग जाएगा, एक कलंक लग जाएगा। तो इस सुझाव के लिए उनका बड़ा बेटा मना करता है और माँ को स्पष्ट घोषणा करते हुए कहता है कि क्या आपका वही एकमात्र बेटा है? हम भी तो हैं आपके बेटे, और अगर उन्हें वो ले जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? हम 2 बेटे तो आपके पास हैं, क्या उसे ही आपने अपनी कोख से जना है? हमको जन्म नहीं दिया है? अगर वो ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए। तो सिद्धार्थ का ऐसा कठोर व्यवहार देखकर माँ का हृदय क्षुब्ध होने लगता है। कुछ दिनों तक माँ ने स्कूल अपने बेटे को भेजा नहीं कि शायद स्कूल में वो लोग पहुंच जाएंगे। तो इधर ये सारी बातें कमरे के किवाड़ के पीछे छिपकर विनोद सुन रहा है। विनोद को उसकी माँ प्यार से बिन्नी भी कहती है। तो किवाड़ के पीछे छिपकर विनोद ने अपने अपने कंधे पर स्कूल बैग लटका रखा है। स्कूल बैग है, जाने के लिए वो तैयार है, सोच रहा है कि स्कूल बस का समय भी हो गया है, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन आज इन सारी बातों की वजह से वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाएगा। उसे स्कूल जाना है, लेकिन वो ये सारी बातें सुनता है तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि अब उसका क्या होगा। अपनी माँ से भी वो कहता है कि माँ मुझे स्कूल जाने दीजिए, मैं अपनी हिफाजत खुद करूंगा, मैं अपना ध्यान खुद रखूंगा। लेकिन यहाँ पर माँ का हृदय है, माँ का दिल है, उन्होंने ये बात नहीं मानी। 15 दिन तक तो उसे स्कूल नहीं भेजा गया। फिर 15 दिन बाद फिर से विनोद ने कहा कि माँ ऐसे तो मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, आप मुझे स्कूल भेजिए। फिर वंदना बेन जब विनोद स्कूल जाए तो उसके साथ साथ वो स्कूल जाती हैं उसकी माँ, और जैसे ही स्कूल खत्म होता है तब तक वो वहां बैठी रहती हैं और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने बेटे को साथ लेकर वापस आती हैं कि कहीं फिर से वो समुदाय वाले विनोद के पास न पहुंच जाए और विनोद को वहां से ले न जाए। कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर जो वंदना बेन है उनकी स्थिति भी बिगड़ने लगती है और उनके पांव सूजने लगते हैं। एक तो घर का इतना सारा काम और ऊपर से बच्चे की हिफाजत करना। तो उन्होंने बड़े बेटे से कहा कि बेटा कुछ ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी सेजल से कहो कि कुछ समय के लिए वो छुट्टी ले ले और वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखे, उसके स्कूल पर जाए। तो सिद्धार्थ ने साफ मना कर दिया कि माँ उसके ऑफिस में अभी उसे छुट्टी मिलने से ही रही, क्योंकि बहुत सारा काम आ गया है तो वो छुट्टी नहीं ले पाएगी। तो उसने वहां पर साफ तौर पर मना कर दिया। अंततः फिर से एक दिन वही आता है जिसका सबको डर था। इस बार चंपाबाई पूरी तरह से तैयारी करके उनके घर पर अचानक आ धमकती हैं। इस बार पूरे समुदाय के लोगों को लेकर वो आती है और सीधे ही उन्हें धमकी दी जाती है कि आप अपने बच्चे को सीधे सीधे हमारे हवाले कर दीजिए, हमारे समुदाय के हवाले कर दीजिए, वरना हम तो उधम मचाएंगे आपके अपार्टमेंट में। इधर वंदना बेन अपने बच्चे को सीने से लगा लेते हैं। उन्होंने जो विनोद है उसकी मुट्ठी अपनी मुट्ठी में पकड़ रखी है कस के। वो लोग ले जाने के प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती उन्हें छीनने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वंदना बेन जो है वो अपनी मुट्ठी जो है वो कसकर पकड़ रखी है, क्योंकि वो अपने बेटे को उनके साथ ले जाने नहीं देना चाहती। इधर विनोद वो भी रो रहा है, व्यथित है, दुखी है। अपना परिवार वो छोड़ना नहीं चाहता। क्यों छोड़े? उसे पढ़ना है भाई, वो क्यों इस समुदाय के साथ जाए? तो उसे जाना नहीं है। जबरदस्ती जो इस समुदाय के सरदार हैं चंपाबाई, उसके द्वारा उसे छीना जाता है और विनोद को खींचा जाता है।
माँ के हाथ में, माँ की मुट्ठी में विनोद की मुट्ठी है, बिन्नी की मुट्ठी है, जिसे अपनी माँ बिन्नी कहती है विनोद को। तो अचानक ही माँ ने लोकापवाद के डर से अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा ढीला कर दिया जानबूझकर। देखिए, उनके उनके सामने भी एक दिक्कत आ जाती है। तो उन्होंने जानबूझकर विनोद की मुट्ठी जो उनके हाथ में थी, तो उन्होंने जानबूझकर उसे ढीला कर दिया। और जैसे ही वंदना बेन की मुट्ठी थोड़ी सी ढीली हुई, तो चंपाबाई ने विनोद को अपनी तरफ खींच लिया और उसे घसीटते हुए वहां से वो ले गए। इधर विनोद जो है वो नहीं जाना चाहता, माँ भी रो रही, माँ के हृदय पर पत्थर पड़ा हुआ है। हरींद्र भाई वो भी देख रहे हैं इस घटना को, लेकिन पूरा परिवार अवाक है, स्तब्ध है कि अगर हमने कोई शोर किया तो इस अपार्टमेंट के हर एक लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा बेटा जो है वो लिंग दोषी बेटा है। तो अब तक हमने जो बात छिपाए रखी वो बात लोगों के सामने आ जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने उनसे अधिक विरोध नहीं किया और अंततः बेटे को ले जाने दिया। फिर भी जैसे ही चंपाबाई विनोद को लेकर चली जाती हैं, तो अपार्टमेंट के आसपास के लोग बाद में आते हैं। वंदना बेन से पूछा जाता है कि भाई आज सुबह आपके घर पर किन्नर क्यों आए थे, उनका समुदाय क्यों आया था? तो माँ ने इस बात को छिपाते हुए कह दिया कि भाई सेजल पेट से हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो लोग बधाई देने के लिए आए थे, नेगचार लेने के लिए आए थे और आशीर्वाद देने के लिए आए थे। तो किसी भी तरह इस बात को वहां पर टाल दिया गया। इधर विनोद को चंपाबाई के हवाले सौंप दिया जाता है और चंपाबाई जो है उसे ले जाकर दिल्ली एक सरदार हैं तितली बाई, किन्नर समुदाय के सरदार हैं तितली बाई, उनके हवाले विनोद को कर दिया जाता है। अब विनोद मुंबई से पहुंच जाता है दिल्ली और वहां पर रहते हुए उसे तकरीबन 6 साल का समय जो है वो बीत जाता है। और इन 6 सालों के दौरान उसे जो जो भी अनुभव होते हैं, छोटी सी छोटी बातें, छोटी सी छोटी घटनाएं, उसकी व्यथा, उसका जो दर्द है, उस दर्द को वो अपनी बा को पत्रों के माध्यम से लिखता है। तो ये पूरा उपन्यास पत्रात्मक शैली में है। आगे हम कथा वस्तु के साथ और आगे बढ़े तो अपनी अपने जीवन की अब वो किन्नर समुदाय के साथ है, तो उस समुदाय के साथ रहते हुए उसे जो जो संवेदनाएं महसूस होती हैं, उसके जीवन की जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है कि अचानक ही उसके सामने कोई अलग ही परिस्थिति आ जाती है, अलग ही वातावरण आ जाता है, तो ऐसे वातावरण के साथ वो समायोजन, अनुकूलता कैसे कैसे बना पाएगा, और वो नहीं बना पाता है अंत तक। ये भी बात हमारे सामने रखी है और ये सारी बात वो अपनी बा को पत्रों के माध्यम से लिखता रहता है और उसकी बा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 जो उसने लिया हुआ है छिपकर, वहां से जाकर विनोद के पत्रों को पढ़ती रहती है और उसकी आंखों से अश्रुधाराएं अंत तक बहती रहती हैं। इधर जो विनोद है उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि किन्नर जो हैं वो कहीं किसी के भी पास चले जाते हैं, किसी के भी सामने हाथ जो है वो जोड़कर अथवा तो हाथ उनके सामने रख कर वो नेगचार मांगते रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं। जो किन्नरों के छिछोरे हाव भाव हैं वो हाव भाव भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अक्सर अपने अपने उसका जो पहनावा है वो पैंट शर्ट का ही रहता है और एक पुरुष के रूप में ही वो अपने आप को प्रस्थापित करता है। स्त्रियोचित जो पहनावा है वो बिल्कुल नहीं पहनना चाहता। वो मानता है कि उसमें जो भाव हैं वो पुरुषोचित भाव अधिक हैं और अपने आप को पुरुष के रूप में ही वो समाज में प्रस्थापित करना चाहता है। हाँ, वहां के सरदार जो हैं तितली बाई, उन्होंने बहुत आग्रह किया, उसको उस परिस्थिति में डालने के प्रयास किए गए, लेकिन
विनोद जो है वो एक शिष्ट परिवार से है, वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तो उसे ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है जो इस समुदाय के लोग किया करते हैं। अब वो इस समुदाय के लोगों में जागृति पैदा करने के प्रयास करता है, उन्हें एक अलग ही दुनिया से वाकिफ करने का वो प्रयास जो है वो अपनी तरह से करने का वो प्रयास करता है। इधर एक दिन विनोद ने भागने का प्रयास किया कि वो इस समुदाय से चलो भाग जाए, तो ये लोग तो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जैसे ही उसने एक दिन भागने का प्रयास किया तो अचानक ही इस समुदाय का जो सरदार है तितली बाई, वो उसके सामने आकर खड़ी रह जाती है और अचानक ही उसको लातों और धूसों से मारा जाता है, उसके सर के ऊपर प्रहार किए जाते हैं और इतनी बुरी तरह उसे पीटा जाता है कि उसके सर के ऊपर टांके आ जाते हैं और अंततः उसे वापस अपने समुदाय में लौटना पड़ा। लेकिन हाँ, इस समुदाय के अंतर्गत जो पूनम है, पूनम जोशी, वो भी एक किन्नर है, इसी तरह अभिशप्त है, इसी तरह कलंकित है। लेकिन पूनम जोशी उसे स्थान स्थान पर सहारा देती है, उसकी हमदर्द है, उसे समझने का प्रयास करती है और हर एक कठिन रास्तों पर उसका वो साथ देती है। तो जैसे ही विनोद वापस आता है, उसे टांके आए हैं, तो पूनम उसे कहती है कि तुम भागने का प्रयास क्यों करते हो? जो लोग यहाँ से भागते हैं तो उन्हें इसी तरह की सजा दी जाती है, तो तुम यहाँ पर रहो। तुम्हें जो सुविधाएं सरदार ने प्रदान की हैं वैसी सुविधा किसी और को प्रदान नहीं की गई है, तो तुम यहाँ पर रहो, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई भी करो। इधर वहीं पर रहते हुए जो विनोद है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, वो भी नौकरी करना चाहता है, वो पढ़ लिख कर अपना समाज में नाम बनाना चाहता है, जैसा कि उसका उसका सपना था, उसकी माँ का भी सपना था कि वो गणितज्ञ बने, तो इसके लिए वो पढ़ना चाहता है। अब उसने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने की ठान ली। उसके जीवन में विधायक जी आते हैं, जिसे हम एमएलए कहते हैं, गुजराती में हम उसे धारा सभ्य भी कहेंगे। तो उसकी जिंदगी में अचानक ही विधायक जी आते हैं, वो पहचान लेते हैं कि विनोद कोई सामान्य बच्चा नहीं है, बहुत होशियार है। और विनोद को अक्सर अंग्रेजी में बातचीत करते हुए जब वो देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें कंप्यूटर वगैरह आता है? तो विनोद कहता है कि आप अगर मुझे सीखने का मौका दे तो मुझे वो भी आता है। इधर विधायक जी जो है उसकी प्रेरणा से और विधायक जी के कहने पर उनकी मंडली के जो सरदार हैं वो भी अब विनोद को पढ़ने के लिए मना नहीं करते और उसे ये छूट दे देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। अब वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से वो एडमिशन लेना चाहता है, तो अपने बा को वो पत्र में लिखता है, वंदना बेन को, कि हे बा, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ना चाहता हूँ, क्या मुझे अनुमति है? वो पूछता है, अनुमति लेता है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं गणितज्ञ बनूं, जब मैं आगे बढ़ूं तो मेरे प्रमाण पत्रों में, मेरे सारे सर्टिफिकेट में आपका नाम ही जुड़ा हुआ हो और आपके बेटे के नाम, आपके बेटे के रूप में मैं समाज में प्रस्थापित होना चाहता हूँ। तो बा, मुझे ये अनुमति दीजिए कि इस फॉर्म में मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ूं और तुम्हारा नाम जोड़कर तुम्हारे बेटे के रूप में मैं समाज में प्रस्थापित हूं। तो अनुमति वो मांगता है। इधर विधायक जी की सहायता से वो कंप्यूटर भी सीख लेता है और 1.5 महीने के बाद विधायक जी उसे अपने कार्यालय में नौकरी पर रख लेते हैं। इधर समुदाय से जो है वो विदा लेना चाहता है। विधायक जी कहते हैं कि तुम यहाँ पर नौकरी भी करो और हम तुम्हें यहाँ पर एक कमरा भी देंगे।
मतलब तुम्हारी सामान्य जरूरतें भी यहाँ पर पूरी की जाएगी और रहने के लिए तुम्हें यहाँ पर कमरा भी दिया जाएगा। तो तुम अगर चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। अब विधायक जी के आह्वान पर, उनके कहने पर सरदार ने उसे छूट दे दी कि अच्छा भाई चलो, तुम कुछ करना चाहते हो और विधायक जी अगर तुम्हारे साथ हैं तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं यहाँ से जाने की। अब पूनम जोशी जो है वो कहती हैं कि तुम अगर चाहो तो किराए के मकान में भी रह सकते हो, और अगर तुम किराए के मकान में रहो तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हें सहयोग करना चाहती हूँ। लेकिन तुम विधायक के घर रह रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायक जी ने शायद तुम्हें खरीद लिया है। लेकिन विनोद कहता है कि उन्होंने खरीदा नहीं है, अभी मेरे पास इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं अलग कमरे में रह सकूं, और इसी वजह से मैं अभी थोड़े समय के लिए उनके कार्यालय में ही रहूंगा और उनके कार्यालय में एक जो कमरा दिया गया है वहीं पर मैं रहूंगा। पूनम जोशी जो है तो कहती हैं कि फिर मैं अभी नहीं आऊंगी आपके साथ। और विनोद कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे घर के द्वार हमेशा खुले ही रहेंगे, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। इधर समुदाय के लोग विनोद को एक नई जिंदगी जीने के लिए विदा करते हैं। हर एक से वो मिल रहा है और हर एक से हेलो। तो समुदाय के लोग जो हैं वो उसे विदा करते हैं और विदा करते हुए सबकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं और अश्रुधाराओं को देखकर वो भी पिघलने लगता है। आज तक उसने कभी सरदार के चरण स्पर्श नहीं किए हैं। बार बार जबकि पूनम ने उसे टोका कि तुम सरदार के चरण स्पर्श क्यों नहीं करते, तो उसने कहा कि इसके लायक उनमें योग्यता भी तो होनी चाहिए। लेकिन आज जब सरदार ने उसे जाने के लिए कह दिया है तो आज वो सरदार से मिलने के लिए जाता है। उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखा है और वो लेटे हैं। वहां जाकर वो उन्हें प्रणाम करता है, पूनम से मिलने जाता है तो पूनम की आंखों में अश्रुधाराएं बहने लगती हैं और उससे मिलकर फिर वो बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे वो सीधे ही वहां से निकल जाता है। वहां पर सायरा है, चंद्रा है, वो सारे उन्हें वहां से विदा करते हैं। वो विधायक जी के कार्यालय में आकर रहने लगता है। कार्यालय के जो सामान्य कामकाज है वो उसे निपटाने हैं, कंप्यूटर के ऊपर जो जो भी काम उसे करने हैं वो करता रहता है। अचानक ही उसके सामने एक दिन विधायक जी जो हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हें चंडीगढ़ जाना होगा, हम जा रहे हैं तो तुम्हें भी चंडीगढ़ जाना होगा। इधर जो पूनम है उसे वहां पर बुलाया गया है, वो वहां पर आती है विधायक जी के कार्यालय में। विधायक जी का जो बेटा है वो अमेरिका से वापस आ रहा है, बहुत दिनों बाद वापस आ रहा है और उसका नाम है बिल्लू। वो यहाँ पर पहले पढ़ाई करता था लेकिन कुछ एक दिनों के लिए वो अमेरिका गया था और बहुत समय बाद अब वो यहाँ पर वापस आ रहा है। तो पूनम से ये कहा जाता है कि पूनम तुम ऐसा करो कि उस दिन हम बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं प्रोग्राम का, और उस दिन तुम्हें नृत्य करना है और तुम्हारे नाच के आगे तो बहुत सारे जो नृत्य है वो फीके पड़ जाते हैं, तो तुम्हें उस दिन नृत्य करना है, नाच करना है। इधर विनोद उसके पास बैठा है, तिवारी जी उसके साथ, पूनम के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हें उस दिन नृत्य करना है, नाच करना है। पूनम जो है वो नृत्य करने के लिए हाँ कर देती हैं और उनसे गीतों का चुनाव करती हैं कि आप बताइए कौन से गीत के ऊपर उस दिन नृत्य किया जाए। आपने ये जो प्रसंग रखा है उस दिन कौन सा मैं नृत्य करूं। अलग अलग गीतों का चुनाव होता है। पाकीज़ा पिक्चर्स का एक गीत रखा जाता है
कि भाई इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, और इसी तरह 2-3 गीत जो हैं वो चुने जाते हैं। इधर पूनम का ये आग्रह है कि जिस दिन वो नृत्य करे उस दिन विनोद उसके सामने रहे, विनोद उसके पास रहे। तो विनोद कहता है कि अगर संभव होगा तो वो उसके पास रहेगा, उसके साथ रहेगा। दूसरे दिन सुबह अचानक ही विनोद को कहीं जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। विधायक जी कहते हैं कि उन्हें चंडीगढ़ जाना है और उसके साथ विनोद को भी चंडीगढ़ जाना है। उस दौरान वो देखता है कि 2-3 गाड़ियां आई और उन गाड़ियों में से कुछ एक बोरियां जो है वो नीचे उतारी जाती हैं, और उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि विधायक जी अक्सर ताजी साग सब्जियां खाते हैं, तो उनके लिए हम ये बोरियां लेकर आए हैं। तो वो बोरियां जो हैं वो अचानक ही विधायक जी की जो गाड़ी है उस गाड़ी की डिक्की में वो बोरियां रख दी जाती हैं। अचानक ही चंडीगढ़ जाने का प्रस्ताव आता है तो विनोद सोचता है कि विधायक जी पहले भी तो कह सकते थे कि चंडीगढ़ उसे जाना है, अब क्यों कह रहे हैं अचानक ही। उसका मन बिल्कुल नहीं है वहां जाने का, लेकिन फिर भी उसे वहां पर जाने के लिए कह देते हैं। वो जल्दी से ही अपना एयर बैग तैयार करके लौट आता है और सीधे ही गाड़ी में बैठने की तैयारी में है। तिवारी जी से वो पूछता है कि विधायक जी कहाँ गए। तो तिवारी जी कहते हैं कि भाई विधायक जी तो निकल गए पहले की गाड़ी से। तो विनोद कहता है कि उनकी गाड़ी तो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो तिवारी जी ये कहते हैं कि इस गाड़ी से तुम्हें जाना है, वो तो पहले ही निकल चुके हैं, ये दूसरी गाड़ी है, उस गाड़ी से अब तुम्हें जाना है और 1 आध दिन तक तुम्हें वहां पर रहना है। तो अब विनोद जो है वो विधायक जी की गाड़ी से निकल रहा है, उसमें वो बैठ जाता है और गाड़ी जो है वो फर्राटे से वहां से निकल जाती है। इधर अचानक ही वो देखता है, उसको वो सोचने लगता है कि उसकी गाड़ी की डिक्की में तो वो बोरियां रखी गई हैं साग सब्जी की, वो तो विधायक जी के साथ जानी थी, लेकिन अब तो वो उसके साथ जा रही हैं। बीच में उसे ये भी समाचार मिलते हैं कि उनके समुदाय के जो सरदार हैं तितली बाई, वो ड्रग्स के मामले में फंस गए हैं और उन्हें जेल में डाला गया है। तो उन्हें रिहा करने के लिए जो विनोद हैं वो विधायक जी से बात करे, कुछ सिफारिश करे विधायक जी से कि उन्हें ड्रग्स के केस में से बाहर निकाला जाए। इधर विनोद चंडीगढ़ पहुंचता है। चंडीगढ़ पहुंचकर जो भी काम निपटाने हैं वो निपट जाते हैं। दूसरे दिन वो देखता है कि अचानक ही सुबह विधायक जी उसे छोड़कर वापस दिल्ली के लिए निकल गए हैं। सुबह जैसे ही वो नीचे आता है तो वहां काउंटर पर, होटल के काउंटर पर वो पूछता है कि विधायक जी कहाँ गए, मुझे तो उनके साथ जाना था। तो उन्होंने बताया कि वो तो चले गए कब के, सुबह 5 बजे ही आज वो निकल गए हैं। तो मुझे तो उनके साथ जाना था, अब मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं बस से या तो फिर ट्रेन से वापस दिल्ली जा पाऊं। इतने में वहां का नौकर आता है और वो कहता है कि वो ये समाचार देकर गए हैं कि आपको यहीं पर इसी होटल में जब तक काम निपट न जाए तब तक यहीं पर रहना है। तो आप अपने खाने पीने की और रहने की कोई चिंता मत कीजिए, आपको यहीं पर 2-3 दिन तक रहना है। तभी तिवारी जी का फोन आता है और उसे कहा जाता है कि उसका जो समुदाय है पूरा किन्नर समुदाय है, उस समुदाय को संबोधित करते हुए उसे अपनी बात रखनी है, अपने आरक्षण की बात रखनी है और समुदाय को उसे जागरूक करना है आरक्षण के लिए। और आरक्षण के लिए वो समुदाय को जागरूक करे, उसे पूरा स्टेज दिया जाएगा और उसे इस समुदाय को पूरा व्याख्यान देना है, क्योंकि विनोद में वो आग है कि वो अपनी बात के जरिए अपने समुदाय के लोगों को वो जागृत कर पाए।
तो इधर विनोद के सामने ये प्रस्ताव आता है। तो विनोद कहता है कि तिवारी जी, मैं न तो नेता हूं, न तो मैं राजनीतिज्ञ हूं, न राजनीति के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं किस आधार पर ये व्याख्यान दूं, मैं किस आधार पर समुदाय को संबोधित करूं और आरक्षण के लिए उन्हें उकसाऊं। वास्तव में विनोद का मानना है, देखिए गवर्नमेंट ने जो नियम दिया है अथवा तो जो बात रखी है कि एक पुरुष 2 स्त्री और 0 अदर्स, तो किन्नरों को 0 अदर्स के अंतर्गत रखा गया है। तो तिवारी जी कहते हैं कि तुम आरक्षण की मांग रखो और अगर आपको आधार कार्ड बनाना है तो उसमें भी आप अपनी उपस्थिति, आप अपना वजूद जो है वो 0 अदर्स के रूप में दर्ज करें। तो विनोद को इसी आरक्षण से विरोध है कि भाई हम 0 अदर्स के रूप में दर्ज क्यों हुए, या तो स्त्री के रूप में या तो पुरुष के रूप में हम दर्ज हो, अथवा तो मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्त्री के खाने में टिक करना चाहता है, कोई सरकारी फार्म है, गैर सरकारी फार्म है, अगर कहीं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में उसे पढ़ना है, नौकरी करनी है, तो फार्म में एक पुरुष, एक मेल, फीमेल और 0 अदर्स 3 जो है वो खाने आते हैं। तो उसमें से वो कहता है कि किन्नर जिस खाने में चाहे वो टिक करे। अगर वो स्त्री के रूप में अपने आप को प्रस्तावित करना चाहता है तो वो स्त्री के खाने में टिक करेगा। अगर वो पुरुष के रूप में अपने आप को समाज में प्रस्तावित करना चाहता है तो वो पुरुष के खाने में टिक करेगा। वो 0 अदर्स में क्यों जाए भाई? क्या हम मानवी नहीं है? वो प्रश्न उठाता है, तिवारी जी के भी सामने वो प्रश्न उठाता है कि क्या हम मानवी नहीं है? और समाज के अंतर्गत जो मानवीय मूल्य हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो हर एक संवेदनाएं हम महसूस करते हैं, हम में भी हृदय है, तो हम 0 अदर्स के रूप में अपनी जो उपस्थिति है वो आखिरकार दर्ज क्यों करें? तो वो मना करता है और कहता है कि 0 अदर्स के रूप में न मैं फॉर्म भरूंगा और न तो मैं आधार कार्ड निकालूंगा। अगर मेरा आधार कार्ड वो लोग निकलवाना ही चाहते हैं तो स्त्री और पुरुष उन दोनों खानों में से जो भी चाहे उस एक के ऊपर मैं टिक करूंगा। 0 अदर्स के रूप में उन्हें पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि 0 अदर्स मतलब ये वही बात हुई कि किन्नर जो है उनकी स्पष्ट पहचान हुई कि भाई ये किन्नर है 0 अदर्स के रूप में, है ना। तो जो उसका जो लिंग दोष है, उस लिंग दोष को वो सबके सामने क्यों उजागर करे? वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी नौकरी करना चाहते हैं। तो वो विधायक जी को मना करते हैं कि वो आरक्षण के रूप में अपने आप की जो बात है वो उनके सामने वो नहीं रखेगा। फिर भी उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि भाई किसी भी तरह आप जो है वो समुदाय को संबोधित करें। अब जो विनोद है वो बुद्धि से काम लेता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा मौका उसे फिर कभी नहीं मिलेगा, तो वो जो उसे मंच मिल रहा है उसका वो फायदा उठाता है। और जिस दिन पूरे किन्नर समुदाय वहां पर इकट्ठे होते हैं, जो हॉल रखा गया है, हॉल के मंच के ऊपर वो पहुंचता है, तो वो किन्नर समुदाय को संबोधित करता है और उन्हें जागरूक करने की वो कोशिश करता है। वो उन्हें जागरूक करते हुए कहता है कि आज आप सब मिलकर एक शपथ लीजिए। कौन सी शपथ? कि ये शपथ लीजिए कि किसी भी घर से, हमारे देश के, हमारे समाज में किसी भी घर से उसके बच्चे को, जो लिंग दोषी बच्चा है, जो यौन विकलांग बच्चा है, उस बच्चे को उसके घर से जबरदस्ती उठाकर नहीं लाएंगे। हम उसे उठाकर लाएंगे तो उसका भविष्य बर्बाद। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, तो हम आज मिलकर ये शपथ ले कि उन बच्चों को हम उनके घर से जबरदस्ती उठाकर नहीं लाएंगे। हम हमारे समाज के जो अभिभावक हैं, अभिभावक मतलब माता पिता, तो माता पिता को हम ये समझाएंगे कि उनके जो लिंग दोषी बच्चे हैं, विकलांगता तो बहुत तरह की होती है, तो जिसका हाथ कट गया है अथवा तो पैर की विकलांगता है, तो उन्हें तो हम 0 अदर्स में नहीं रखते हैं। तो ये लिंग दोष है, यौन विकलांगता है, तो 0 अदर्स में क्यों? हम भी मनुष्य हैं,
स्त्री और पुरुष के रूप में जीना चाहते हैं, ठीक है। तो वो ये कहता है कि हम अभिभावकों को ये समझाने का प्रयास करें और अभिभावकों को प्रेरित करें कि आज ही वो लोग घोषणा करें कि अपने लिंग दोषी बच्चे, चाहे कितनी भी उम्र के हो, चाहे वो बच्चे हो, जुआन हो गए हो, यंग हो, या फिर वो वृद्ध हो गए हो, तो उन्हें घर वापसी के लिए बुलाया जाए। हम उनकी घर वापसी के लिए प्रार्थना करें, अभिभावकों को समझाए कि आज आप घोषणा कीजिए कि अपने बच्चे, जिसे या तो आपने निकाल दिया है जबरदस्ती, या तो फिर जो किन्नर समुदाय के लोग उठाकर चले गए हैं, तो ऐसे लोगों की घर वापसी की जाए, उन्हें अपने घर से जोड़ा जाए, उन्हें अपने सगे संबंधियों के साथ जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, उन्हें भी समाज में रहने का अधिकार है, जबकि हमने तो उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है, न तो कभी किन्नरों के बारे में सोचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस मंच के ऊपर जो विनोद है वो किन्नरों को लेकर साफ साफ अपना जो चिंतन है वो व्यक्त करता है। वहां इकट्ठा हुआ किन्नर समुदाय, उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी निजी स्टोरी है, हर एक व्यक्ति का अपनी निजी कथा वस्तु है, उनकी निजी व्यथा है। सवाल भी करते हैं कि क्या हम घर वापसी के लिए बात करें, क्या समाज के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमें अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। वो लोग ये भी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। एक वृद्ध तो जो विनोद है उसके सामने आता है और कहता है कि मैंने ये कोशिश की थी अपने घर वापस जाने की, जब मैं छोटा सा था, 1.5 साल का था, तो मेरे पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई और पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। उनसे भी उन्हें 3 बेटियां हैं। लेकिन जैसे ही बड़े होकर मुझे पता चला कि ये मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार है, तो तब पिताजी ने, जैसे ही मैं घर गया तो पिताजी ने मार मार कर मुझे ढेर कर दिया और घर से भगा दिया गया। कहा गया कि तुम कलंकी हो, तुम समाज के नाम पर, मनुष्य के नाम पर धब्बा हो, तुम इस घर में रहे तो 3 बेटियों में से किसी का भी विवाह नहीं होगा, और इस तरह से उसे निकाल दिया गया। तो विनोद कहता है कि आपकी जिंदगी तो पूरी हो गई, आप तो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन अब जो लिंग दोषी बच्चे जो छोटे हैं, उन्हें तो पूरी जिंदगी बितानी है, उन्हें पढ़ना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनना है, उन्हें स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है, उन्हें भी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी करनी है। उन बच्चों का क्या? हम उनके ऊपर जुल्म क्यों करें? उन्हें उनके परिवार से हम अलग क्यों करें? उन्हें अपनी माँ से, अपने पिताजी से अलग क्यों करें? उनका क्या दोष है? क्या मात्र यही दोष है कि वो लिंग दोषी है, इसलिए उनसे, उनके परिवार से उसे अलग कर दिया जाए? तो ये दोष तो इतना बड़ा दोष नहीं है कि जिसकी वजह से उन्हें बाहर खदेड़ दिया जाए, परिवार से अलग कर दिया जाए, और इस तरह से वो अपनी बात जो है वो समाज के सामने, अपने पूरे समुदाय के सामने रखता है और ये शपथ करता है कि हाँ, अगर किन्नर व्यक्ति स्वयं इस समुदाय में आना चाहता है तो ठीक है, लेकिन हम किसी भी बच्चे को उसके घर जाकर जबरदस्ती छीनकर नहीं लाएंगे। देखिए यहाँ पर उसकी संवेदना व्यक्त होती है। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसे जबरदस्ती उसके परिवार से अलग कर दिया गया था, वो पढ़ना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग ही बात आती है। तो पूरे समुदाय के लोग अब विनोद के साथ, और ये तय करते हैं किसी भी बच्चे को उसके घर से जबरदस्ती उठाकर नहीं लाएंगे। विनोद ये भी कहता है कि आप लोग अपने आप को माधुरी दीक्षित मानते हैं, हेमा मालिनी मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप ये हैं? बिल्कुल नहीं है। तो क्यों अपने आप के साथ आप छल कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं? तो ये सब आप छोड़िए, और जिन घरों में आप आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, उन घरों में दूसरे दिन आप जाकर देखिए,
जिन घरों में बच्चे जन्मे हैं उन घरों में आप उन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, उसी घर में आप दूसरे दिन जाकर पहुंचिए, आपको तिरस्कृत कर दिया जाएगा, आपको अपमानित कर दिया जाएगा। तो क्या अपमान, जिल्लत और तिरस्कार की जिंदगी ही हमें जीनी है? ना, हम भी मनुष्य हैं। और वो ये भी समझाता है कि आप लोगों को, आप पिता नहीं बन सकते, लेकिन आप पितृत्व और पितृत्व का जो वात्सल्य है उससे आप वंचित क्यों रहे? आप किसी भी बच्चे को गोद लेकर उसे पिता का प्रेम दे सकते हैं। ये बात आपको किसने समझने नहीं दी? तो ये सारी बातें वो मंच के ऊपर अपने समुदाय के सामने ये बात रखता है, उसे जागरूक करने का प्रयास करता है। इधर ये सारी बातें विधायक जी को पता चलती हैं, तिवारी जी को पता चलती हैं, तो सीधे ही तिवारी जी का फोन आता है कि भाई विनोद, तुमने तो बहुत कुछ कह दिया मंच पर, जो नहीं कहना था वो कह दिया, और हमने तो तुम्हें आरक्षण की बात करने के लिए भेजा था, अनामत की बात करने के लिए भेजा था, तो वो बात तो तुमने की नहीं और हीरो बनने के लिए निकल पड़े हो तुम। और इस तरह उसके साथ तिवारी जी की बातें होती हैं। फिर आगे वो ये भी कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, विधायक जी ने कहा है कि अभी बेटा बच्चा जो है वो नया नया है, धीरे धीरे वो राजनीतिक बातें जो हैं वो सीख जाएगा, और धीरे धीरे हम उसे अगला मंच भी देंगे। दिल्ली में जंतर मंतर का जो मंच है उसके ऊपर भी विनोद को बोलने का हम मौका देंगे, तो उस वक्त तुम ये आरक्षण की बात अवश्य उठाना। अगर आप लोग राजनीति को सपोर्ट करेंगे तो राजनीति आपको सपोर्ट करेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर उसे राजनीतिक हथकंडा बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन विनोद ये सारी बातें समझ लेता है कि उसे एक राजनीतिक हथकंडा बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो विनोद की गैर मौजूदगी में यहाँ पर जो उसकी मित्र है पूनम, उसके साथ पाशविक आचरण किया जाता है। जैसे ही नृत्य पूरा होता है और वो अपने कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाती हैं, तो विधायक जी का जो भतीजा है बिल्लू और उनके 4 मित्र, वो सभी मिलकर पूनम के साथ पाशविक आचरण करते हैं, जिसकी वजह से उसकी सेहत जो है वो बहुत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल के अंतर्गत भर्ती करवा दिया जाता है। रात को 1:30 बजे उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह विनोद जो है वो दिल्ली वापस पहुंचता है, और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता है तो तिवारी जी कहते हैं कि जिस गाड़ी से तो तुम उतरे हो उसी गाड़ी से तुम अस्पताल जाओ पूनम से मिलने के लिए। वो कहता है कि क्या हुआ पूनम को? तो वो कहते हैं कि तुम अस्पताल तो पहुंचो, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पूनम जो है वो इस तरह की पाशविक वृत्ति का शिकार हुई है। अब वो तिवारी जी को साफ साफ कहता है कि इस तरह का व्यवहार जो उनके समुदाय के साथ हो रहा है वो अमानवीय व्यवहार है, और इस संदर्भ में भी वो इन लोगों का विरोध करेगा। वो पुलिस को सारी बात जो है वो सच सच बता देगा। तो इन लोगों को डर लगता है कि पुलिस में ये सारी बातें अगर चली गई तो, क्योंकि विनोद तो जागरूक व्यक्ति है, तो वो पूनम को उसके अधिकार दिलवाने के लिए और उसके साथ जो शोषण हुआ उसका भी वो पुलिस के अंतर्गत केस दर्ज करना चाहता है। इधर पूनम बताती है कि तुम्हारी माँ जो है वो, उसका मुंबई से फोन आया था और तुम्हारी माँ जो है वो बहुत ही बीमार है, उसे अचानक ही दिल की बीमारी हो गई है, वो एक दिन अचानक ही पसीने पसीने हो गई है, तो उसकी सेहत भी ठीक नहीं है, तो तुम जल्दी से ऐसा करो मुंबई के लिए रवाना हो जाओ। विनोद जल्दी से ही मुंबई के लिए हवाई जहाज से रवाना होता है। वो सोचता है कि वो अपने घर को खोजेगा कैसे, क्योंकि कालबा देवी से जैसे ही विनोद चला गया तो कालबा देवी से वो लोग नाला सोपारा रहने के लिए आ गए हैं। हाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर है, लेकिन पोस्ट ऑफिस भी रात के समय बंद होगी, तो वो कैसे अपने घर पर पहुंचेगा? तो फिर वो फोन करते हुए, दूसरे व्यक्ति के नाम से फोन करते हुए
वो अपने घर का जो नंबर है वो घर के नौकर से ले लेता है, घर का पता घर के नौकर से वो ले लेता है और अपनी माँ से मिलने के लिए वो निकल पड़ता है। इधर जो वंदना बेन है उनकी स्थिति भयंकर है और वो ये चाहती हैं कि उसकी जो सारी संपत्ति है उस संपत्ति के अंतर्गत अपने तीनों बेटों को एक समान अधिकार दिए जाए। और अंत में वो जब निकल पड़ता है रास्ते में तो वो तिवारी जी की गाड़ी में बैठा है और उनकी गाड़ी से वो हवाई जहाज पकड़ने वाला है। तो अंत में जैसे ही वो हवाई जहाज में जाने के लिए प्रयास करता है तो अंत में लेखिका ने एक उपसंहार दिया है और उस उपसंहार के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में एक साथ दो समाचार प्रकाशित हुए हैं। पहला समाचार ये है कि उनकी जो माँ है वंदना बेन शाह, उसका जो है एक स्वर्गवासी माँ का माफीनामा प्रकाशित हुआ है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पहला पृष्ठ है न्यूज का, उसमें अक्सर विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, लेकिन आज इस विज्ञापन के स्थान पर एक माँ का माफीनामा प्रकाशित हुआ है। वो माफीनामा कुछ इस कदर है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो किस तरह पीड़ित थी अपने बेटे के लिए। तो पहले ही पृष्ठ के ऊपर आज ये समाचार छपा है कि एक स्वर्गवासी माँ का माफीनामा अपने किन्नर बेटे के लिए घर वापसी की वो अपील कर रही है और वो स्पष्ट घोषणा करती हैं इस समाचार में कि मैं वंदना बेन शाह, पत्नी हरिश्चंद्र शाह की सार्वजनिक रूप में अपने होशो हवास में ये घोषणा करती हूँ कि मैं अपने तीनों बेटों को संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार देना चाहती हूँ और अपने मंझले बेटे विनोद शाह को, जिसे लोक अपवाद के भय से हमने घर से निकाल दिया था, उस बेटे की घर वापसी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने बेटे से कहना चाहती हूँ कि वो जहां भी हो वहां से वो अपने घर वापस आ जाए, क्योंकि ये माँ उसका इंतजार कर रही है। वो ये भी लिख कर जाती है कि उसके शव को तब तक अग्नि संस्कार न दिया जाए जब तक उसका ये मंझला बेटा, उसका ये किन्नर बेटा जब तक घर वापस न आ जाए, और उसको अग्नि संस्कार अपने मंझले बेटे विनोद शाह के हाथों से ही दिया जाए, क्योंकि उसे अपना बेटा बहुत प्यारा था। तो वो ये घोषणा करती हैं। साथ साथ वो ये भी घोषणा करती हैं कि मेरा जो मंझला बेटा है, मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे पति हरिंद्र शाह टाइम्स ऑफ इंडिया के 9 भाषा में जो पत्रिकाएं और उसके जो अखबार प्रकाशित होते हैं, उस हरेक के अंतर्गत मेरा ये माफीनामा जो है वो प्रकाशित किया जाए और मेरा बेटा जहां भी हो, जिस शहर में भी हो, जिस स्थिति में भी हो, पास में पैसे हो या न हो, मोबाइल पर जो नंबर दिया गया है तत्काल उसके ऊपर वो संपर्क करे और अपने घर पर वो वापस लौट आए। घर का पता अंत में वो देती हैं कि आम्रपाली अपार्टमेंट, नाला सोपारा, जिला थाना, महाराष्ट्र। उसके पिता ने ये माफीनामा जो है वो दिया है। पहले पृष्ठ के ऊपर देखिए व्यथा क्या है। पहले पृष्ठ के ऊपर माँ का माफीनामा है, दूसरे ही पृष्ठ के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया के दूसरे ही पृष्ठ के ऊपर एक ये भी समाचार छपा है कि मुंबई 27 दिसंबर कालीन कॉम्प्लेक्स में लगी हुई एक जो नदी है, उस नदी के ऊपर एक किन्नर की फूली हुई लाश मिली है और ये लाश, इसकी शनाख्त की गई तो हमें पता चला कि ये एक किन्नर है और उस किन्नर का सर बुरी तरह से कुचल दिया गया है। पुलिस इस वारदात को लेकर आपसी रंजिश में है और नतीजा क्या आएगा इसका किसी को पता नहीं है और पुलिस का अनुमान है कि हत्या का संबंध अंडरवर्ल्ड के इन दिनों सक्रिय मुन्ना भाई के किन्नर गिरोह से शायद हो सकता है। तो इस तरह एक किन्नर का जो माथा कुचला गया है, तो एक किन्नर की कुचली हुई लाश वहां पर हमें बरामद होती है।
तो एक व्यथा, माँ और बेटा अंतिम समय में जो दोनों मिलना चाहते हैं वो नहीं मिल पाए हैं। और यहीं पर चित्रा मुद्गल जी अपना जो उपन्यास है वो पूर्ण करती हैं। तो बहुत सारे सवाल इस उपन्यास को पूर्ण करने पर हमारे मन को मथने लगते हैं। और हमें ये भी सवाल आगे हमें ये भी नहीं बताते चित्रा मुद्गल जी कि वास्तव में जो विनोद है उसका खून, उसका सर बुरी तरह से कुचल दिया गया है, तो उसकी मौत का आखिरकार उसकी मौत के पीछे किसका हाथ है। तो ये बिल्कुल रहस्यमय बात रहती है, किसी का नाम वो लेती नहीं है, हमारे ऊपर छोड़ दिया है, हमें विचार करने के लिए प्रेरित किया है कि अब आप सोचिए कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। और किन्नरों के जीवन में कितनी व्यथा होती है, कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और समाज के ऐसे तिरस्कृत और अपमानित जो व्यक्ति हैं, उसकी जिंदगी में कभी हम निजी तौर पर झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में जिसे हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, वो अपनी निजी जिंदगी में कितने दुखी हैं, कितने संवेदनशील हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा समाज उन्हें हाशिए पर धकेल देता है। अस्तु, मैं अपनी बात यहीं पर पूर्ण करती हूँ। और अब रमजान भाई, आपको मैं निवेदन करती हूँ कि मंच को संभालिए। जी, धन्यवाद उमा जी। आपने बखूबी इस उपन्यास की बात की और हम सभी को उसके एक अलग ही भाव प्रदेश में आप लेके गए। लेखिका का परिचय भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से दिया ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिनको अगर उनका बिल्कुल भी परिचय ना हो तो भी वो उन्हें जान सके और उनके बारे में उन्हें पढ़ने की भी उत्सुकता हो, इस प्रकार से आपने उनके बारे में जो है बताया। मूलतः आज का जो विषय है, आज के उपन्यास का जो संदर्भ है, विनोद, जिसका नाम विनोद है। देखिए, आनंद जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, विनोद गुजराती में तो આપણે કહીએ आनंद मजा करे, विनोदी होए, हंसे रमे मजा करे। तो कितना कंट्रोवर्सी है उसके नाम के साथ कि उस बचपन है जब उसका, जब उसको अपने आनंद और प्रमोद वो तो दूसरी जगह पे रहा, दूसरे स्टेप पे रहा, लेकिन अपने साथ वो रह भी नहीं पाता है। तो एक तरफ से किन्नरों के समाज की ये जो व्यवस्था है और बच्चों को जिस प्रकार से वो अपने साथ लेके जाते हैं जबरदस्ती, उसका भी एक कुदृश्य हमारे सामने आता है। और जैसे हम समझते हैं कि कितना क्रूर ये पूरा दृश्य था कि जब वो जबरदस्ती किसी के बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और उसके जो सही माँ बाप हैं, उसका जो परिवार है, वो कुछ नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे विनोद को तो फिर भी चलो हम पूरे उपन्यास में से जब ऐसे गुजरते हैं तो लगता है कि जैसे और कई किन्नर हैं उससे विनोद अलग है। अगर किसी सामान्य किन्नर की बात यहाँ आती तो उसकी बात कई और होती, कुछ और होती। जो रोड सड़क पे खड़ा रहता है, ताली बजा के पैसा मांगता है, उसको समाज में जो स्थान नहीं मिला है, उसकी जो वेदना है, यहाँ पे कथा लेखिका को कुछ और अभिप्रेत है। किन्नर समाज में भी अगर कुछ हो सके, उसमें भी कुछ बदलाव आ सके, विनोद उसका प्रतीक बन के हमारे सामने आता है। यहाँ पे केवल विनोद की यानी एक किन्नर की वेदना है ऐसा हम नहीं समझेंगे एज अ विद्यार्थी, क्योंकि वो तो है ही अपनी जगह पे, अपितु ये भी है कि विनोद अपने आप में एक बदलाव की निशानी बन के आता है। तो बहुत सारी अच्छी बातें और अच्छी इस संदर्भ में कि हमारे ही समाज की एक कुरूपता को आपने हमारे सामने प्रदर्शित करने की कोशिश की है। भली भांति आप उसमें सफल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो अभिभावक जुड़े हुए हैं
वे भी अपना मत प्रदर्शित करें या फिर अपना प्रश्न या प्रतिभाव प्रदर्शित करें तो हमें अच्छा लगेगा। हमारे साथ जुड़े हुए भावकों को मैं विनती करना चाहूँगा। चांदनी जी, जिनकी बदौलत आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर चांदनी गोस्वामी, तो मैं चाहूँगा कि पहले सबसे शुरू में आप ही बात करें तो हमें अच्छा लगेगा। डॉक्टर चांदनी जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरकारी विनयन एवं वाणिज्य कॉलेज रापर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि जिनके कारण हम इस प्रकार की विशिष्ट कृतियों को सुन सकते हैं। इससे पहले जो कृति वारिस प्रस्तुत हुई थी वो मुझे इसी प्रकार मार्मिक मतलब हृदय को छुई थी, और बाकी की श्रेणियां भी मैं मतलब सुनने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ श्रेणियां मुझसे छूट गई हैं, तो ऐसी और भी कई कृतियां होंगी कि जिसमें मतलब इस प्रकार की मार्मिक प्रस्तुति हुई होगी। अब जहाँ तक इस व्याख्यान का प्रश्न है, तो इस व्याख्यान ने हृदय में पहली बार मतलब जिसे कहते हैं ना सबसे पहले कब छुआ, तो जब विनोद का हाथ उसकी माँ के हाथ में है और फिर उसकी माँ को वो हाथ छोड़ना पड़ रहा है। तो ये जो क्षण था, तो ये क्षण किसी भी माँ के लिए बहुत ही भावुकता भरा क्षण था। मतलब जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, जैसे हम कह सकते हैं कि अपना बेटा जिसे हम पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, या फिर जो हमारी कोख में होता है, उसी समय से हमें उससे जो भावनाएं हमारी उनके साथ जुड़ जाती हैं, और फिर उसे इस प्रकार जो है एक रिवाज के तहत हमें उसे छोड़ना पड़े, तो ये दुख, एक माँ का दुख किस प्रकार होगा, ये उमा जी ने भी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया और चित्रा मुदगल जी ने भी उसी तरह प्रस्तुत किया होगा। ये हमें पढ़कर मतलब हृदय में आज जिस प्रकार संवेदना उत्पन्न हुई, तो ये जो समसंवेदन भाव है ये काफी काबिले तारीफ था। बाकी और फिर एक प्रश्न, मतलब लीगल प्रश्न मेरे मन में ये भी उठ रहा है कि मानवाधिकार इस विषय में भारत में क्या कर रहा है, या फिर क्या वाकई में ऐसा है कि केवल मात्र मतलब इस प्रकार उठाकर ले जाना, तो ये क्या सही है कि नहीं, और या लीगली दृष्टिकोण से देखे, कानूनी दृष्टिकोण से, तो क्या इस विषय में माता पिता कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ ये उपन्यास सुनने के बाद मैं ये जानने को उत्सुक हुई कि अब मैं ये भी पढ़ूं साथ में कि इस वर्ग के ऊपर मतलब जिस प्रकार दबाव डाला जाता है, तो क्या इससे बाहर निकलने का इनके लिए कोई रास्ता है कि नहीं है। और बहुत ही मार्मिक व्याख्यान रहा आज का उमा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ रापर कॉलेज का इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि गुजराती विभाग आयोजन कर रहा है, तो इन्होंने केवल ये क्यारियां नहीं बनाई कि केवल गुजराती की ही कृतियों को हम इनके साथ जोड़े, पर हिंदी की कृति, हिंदी भाषा या अन्य भाषा की कृतियों को भी आप लोगों ने स्थान दिया, तो इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी। यस उमा जी। बिल्कुल बिल्कुल चांदनी जी, आपने जो बात रखी है कि संविधान कुछ कर रहा है या नहीं, तो ये बता दूं कि 15 अप्रैल 2014 को हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा कुछ एक फैसले लिए गए हैं किन्नरों को लेकर, थर्ड जेंडर को केंद्र में रखते हुए, और संवैधानिक उन्हें अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। और जो न्यायालय है उसने सरकार को ये निर्देश भी दिया है कि वो इन अधिकारों को लागू करे, कि वो अगर स्कूल जाना चाहते हैं बच्चे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन दिया जाए, वो सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो काम करे, अथवा तो मान लो कि वो जबरदस्ती ऐसे किन्नर समुदाय के साथ नहीं जाना चाहते है ना, तो उन्हें अपने घर पर रहने का अथवा तो अपने परिवार के साथ रहने का मौका दिया जाए। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि हमें लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इसका पता नहीं है। कुछ एक तो ऐसे पिछड़े अंचलों में रहते हैं कि वो लोग यही मान लेते हैं कि उनका बच्चा लिंग दोषी है, तो अब तो उन्हें सौंप ही देना पड़ेगा। और हम भी देखते हैं हमारे समाज के अंतर्गत कि आए दिन ऐसे लोग जो हैं, जो खास करके पिछड़े इलाकों में रहते हैं अथवा तो शिक्षित नहीं है ना, संवैधानिक क्या बातें हुई, क्या अधिकार हैं ऐसे लोगों के, तो वो नहीं जानते हैं। और खास करके तो वो ये मानते हैं कि उनका बेटा उनके ऊपर कलंक है, लोगों में उनके खानदान के ऊपर बट्टा लग जाएगा, कलंक लग जाएगा,
है ना। और इस भय से मुक्त होने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को चुपचाप सौंप देते हैं। आपको एक ये भी बात बता दूं, मुझे बताना बीच में रह गया, चूंकि मैं दूसरी घटना के ऊपर चली गई। तो यहाँ पर भी जैसे ही किन्नर लोग इस बेटे को लेकर चले जाते हैं ना, तो घर के लोग ये घटना, ये प्रसंग जो है वो बाहर फैला देते हैं कि उनका बच्चा जो है ना वो उत्तराखंड की किसी घाटी में पड़कर मर गया है। मतलब उसकी मौत का कारण अपने घर में और परिवार में फैला दिया जाता है, ताकि घर के सगे संबंधियों को पता न चले कि किन्नर लोग उसे आकर ले गए हैं। तो हमें समाज को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा कि भाई अब तो संवैधानिक तौर पर भी इन्हें जो है वो छूट दी गई है कि वो जैसा चाहे उस तरह से रह सके। और दूसरी बार अभी सितंबर 2020 में भी उनके लिए अलग से नियम फिर से जो है वो बनाए गए हैं। सितंबर की ही बात है, सितंबर 2020 की। तो धारा 410 है, 108(2) है और 109 धारा के तहत उन्हें संशोधित करते हुए उन्हें जो पैतृक संपत्ति है, मतलब पिता की जो संपत्ति है, उसका वारिस भी उन्हें घोषित किया गया है कि वो पिता की संपत्ति में भागीदारी कर सकते हैं। अथवा तो मान लो कि उन्हें नहीं दी जा रही संपत्ति, तो वो अगर केस करे तो उन्हें संपत्ति में भागीदारी भी मिल सकती है। ऐसा न्यायालय ने जो है वो अंतिम बार घोषणा की है। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें जागरूक भी करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। जी उमा जी, धन्यवाद उमा जी और चांदनी जी। अगर और कोई हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपनी बात रखना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। चांदनी जी ने जो बात जो इनके हृदय को छू गई वो सभी को छू जाए वैसी ही थी, माँ के हाथ से का हाथ छोड़ना। लेकिन चित्रा जी ने जिस प्रकार से वहां पे एक दूसरा संवेदन छोड़ा है, आपने भी वो इंगित किया कि उसकी माँ का हाथ थोड़ा ढीला उन्होंने खुद ही कर दिया। देखिए लोक अपवाद के डर से एक माँ भी समाज के डर से कितनी पीछे हट कर जाती है ऐसी क्षणों में। वो चाहती नहीं है कि उसका बच्चा उससे दूर हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि हमारे परिवार या हमारे और सदस्यों को ये पता चले, हमारे आसपास इर्द गिर्द लोग जो रहते हैं उन्हें ये पता चले कि हमारा बच्चा जो है वो लिंग दोषी है। तो अगर ये ऐसे चला जाएगा तो फिर ठीक है, आप उसको मृत भी घोषित करते हैं। वो हालांकि वो अलग बात है कि वो अंत में वो अपना प्रायश्चित जो है वो पत्र के तौर पे जो है प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक समय में ये एक ऐसी नाजुक क्षण जो है, जिसे हम द्वंद्व कहते हैं, संघर्ष कहते हैं साहित्य की भाषा में, कि एक तरफ वो चाहती है कि बच्चा ना जाए और दूसरी तरफ सामाजिक तौर पे उस दबाव पर उसका हाथ ढीला हो जाता है। तो इस संघर्ष को भी जो लेखिका हैं वो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पे एक एक छोटी सी बात में लाकर रख दिया है। विनोद जो छिछोरेपन को दूर करना चाहता है किन्नरों के, वो भी अपने आप में एक संदेश है कि अगर आप इस प्रकार के लोग हैं तो क्यों आप ऐसा ही व्यवहार करें। आप नॉर्मल व्यवहार भी कर सकते हैं, उसको जैसे स्त्रियों के जैसे कपड़े पहनने नहीं है, वो पुरुष के कपड़े पहन के ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, वो काम करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है। तो ऐसे भी हैं। जैसे इसमें क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति पर ये जो बातें आएंगी वो अलग अलग आएंगी। विनोद की बात अलग आएगी और हर एक किन्नर की बात अलग होगी। तो हम जैसे एक स्त्री स्त्री की वेदना की बात अलग होगी, वैसे किन्नर किन्नर की वेदना की बात भी अलग होगी। तो मुझे लगता है कि ये और भी किन्नरों की अगर बात ऐसे आए बाहर, हमारे कुछ लोग जो हैं उनके लिए काम भी कर रहे हैं। अभी मुरारी बापू ने तो उनके, तो ये एक बदलाव की दिशा के हमें कुछ अच्छे किरण, आशा के किरण नजर आ रहे हैं। हम चाहें कि ऐसी जो कुछ अच्छी बातें हैं वो बढ़ती रहें और उनको कम से कम जीने का मानव अधिकार जो है वो मिले। आपने एक बड़ी बात जो की, मुझे लगा कि और भी विकलांगताएं हैं, जैसे हाथ न होना, पाँव न होना, आंख न होना, कान न होना, और भी कुछ है। तो उसे तो हम सहज स्वीकार करते हैं में नहीं कर। या तो इसे क्यों
तो देखिए हम जेंडर को लेके इतने सेंसिटिव जो हैं वो बात भी आपने रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हमारे साथ जुड़े हुए और भी भावक जो हैं वो अगर कुछ हमारे साथ चर्चा विमर्श करना चाहें, हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर रावल सर या और भी कोई, तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके अपना प्रतिभाव दे सकता है अगर हमारे साथ जुड़े। किसी को कोई प्रश्न है, जैसे चांदनी जी ने ये प्रश्न किया, ऐसा कोई प्रश्न भी अगर आपके मन में है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी हेमल जी। जी नमस्कार। जी मैं नमस्ते। डॉक्टर हेमल व्यास, धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज राजकोट से। जी मैं प्रणाम। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी उमा जी को कि उन्होंने एक नई विचारधारा और नई सोच और नए विषय पर अपना एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर व्याख्यान दिया। उमा मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी है और वो मेरी स्टूडेंट भी हैं और हमने सुरेंद्र नगर में साथ में काम भी किया है। तो मैं बहुत आज खुश हूँ उमा कि आपने बहुत एक सुंदर व्याख्यान दिया और आप लोगों ने जो व्याख्यान माला जो की है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि इसके जरिए हम नई रचना, नए विचार, एक नई कृति और नए साहित्यकार से हम वाकिफ रहते हैं। और आजकल जो अनेक विमर्श चल रहे हैं, स्त्री विमर्श तो है ही, तो साहित्य नया मोड़ भी है और वो है साहित्य में जो नया मोड़ जुड़ा है वो वृद्ध विमर्श भी है और साथ साथ किन्नर विमर्श भी है। तो किन्नर विमर्श को लेकर भी रचनाएं लिखी जा रही हैं और ये वास्तव में एक बहुत ही संवेदना का विषय है। मैं सालों से जब भी इन किन्नरों को देखती हूँ तो एक सहानुभूति, एक भाव हमारा उनके प्रति हो जाता है और वो भाव सदा आदर का होता है हमेशा ही। तो ऐसी एक जाति के प्रति क्यों ना हम सम्मान करें और हम भी उस चुनाव उसके साथ जुड़े कि भाई उनको भी एक हक मिलना चाहिए, उसका भी एक अधिकार होना चाहिए और उसकी भी एक पहचान होनी चाहिए। जैसे इसमें भी लिखा गया है इस उपन्यास में भी कि वो भी बहुत साइंटिस्ट बनना चाहता था, तो क्यों नहीं बन सकते वो? उनकी भी एक अलग अलग विचारधाराएं है। वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते, सामान्य तो जी सकते हैं लेकिन गृहस्थ जीवन मान लीजिए नहीं जी सकते, लेकिन वो एक समाज में प्रदान तो कर सकते हैं ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपकी टीम को और उमा जी को पुनः पुनः धन्यवाद। जी धन्यवाद हेमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ इस प्रकार जुड़ें और हिंदी साहित्य के कुछ और कृतियों के बारे में आप भी हमें लाभान्वित करें, ऐसा ही हम आशा रखेंगे। हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर रावल सर अपनी बात रखना चाहेंगे, प्लीज सर। हाँ, मैं बधाई देना चाहूंगा उमा बेन को, जो बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट को लेके आए और अपने विचार बहुत नफातुला अंदाज में उसने रखे। किसी की तरफ ज्यादा झुक गए ऐसा नहीं है और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जो उपन्यास है उसकी बात और उसका जो ट्रांसलेशन किया है दोनों की बात को अच्छी तरह से रखा। और ये जो विषय है वो विषय भी ऐसा ही है कि अलग-अलग प्रकार के हम डिवीजन बना देते हैं, लेकिन जो मूल बात है वो मानव अधिकार है। वो भाग बहुत ही अच्छी तरह से मूल लेखिका ने वो बात को उजागर करने की कोशिश की है। और रिहैबिलिटेशन ऐसी जो हमारी जो सोच रहती है उसमें रिहैबिलिटेशन का इश्यू है, लेकिन जो माँ है उसने बताया था कि मैं उसको अपने बच्चे की तरह पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी और वो चाहती है कि वो मैथ्स का टीचर बने और वो प्रोफेसर बने, ऐसा सोच रही थी। यानी कि वो रिहैबिलिटेशन देने के लिए माँ तो रेडी थी, लेकिन उसको समाज का प्रेशर, घर का प्रेशर, कुटुंब का प्रेशर, जो दंभ का प्रेशर था, उसकी वजह से उसने अंत में हार मानकर अपनी मुट्ठी को उसने थोड़ी-सी खोल दी। बस तो वो वहाँ तक जो थी बात, वो उसने सॉल्यूशन माँ ने दे दिया था,
अब सोसाइटी को लेखिका ने बोला है कि आपको ये सॉल्यूशन लेना चाहिए, और बच्चा अगर घर में है तो वो उसमें से करण जौहर बन सकता है, उसको करण जौहर बनने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। हाँ, सही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें 21वीं सदी में जब हम हैं तो सब कुछ बदल रहा है, तो थोड़ी सी हम सबको मिलकर, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से ही समाज बनता है, तो हम सबको मिलकर थोड़ी सी हमें अपनी विचारधाराएं बदलनी होंगी। और हमारे जो युवा वर्ग हैं, तो युवाओं को, बच्चों को ऐसे उपन्यासों के माध्यम से, ऐसी कहानियों के माध्यम से उनके विचार भी थोड़े बदले, और इस तरह से धीरे धीरे समाज में अगर परिवर्तन आएगा तो संभव है कि भविष्य में कोई भी माँ इस तरह से मजबूर नहीं होगी अपनी मुट्ठी को ढीले करने के लिए। तो ये हम पर ही डिपेंड करेगा, और हम सबको मिलकर आज ये प्रण करना होगा, ये प्रयास करना होगा कि उन सबको हम मान और सम्मान की दृष्टि दें, है ना, तभी ये संभव होगा। जी सर की बिल्कुल। बात भी बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल उमा जी, और हम आशा करते हैं कि ये दिन बहुत जल्द आए और दिन ब दिन उनकी जो परेशानियां हैं वो कम होती जाएं, क्योंकि हम तो केवल उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ लिख सकते हैं। उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें महसूस करना तो वो उन्हीं का विषय, इट इज दैट सब्जेक्ट ओनली। लेकिन हम चाहेंगे, हम प्रार्थना तो बिल्कुल कर सकते हैं, हम प्रयत्न तो बिल्कुल कर सकते हैं, हम अपने छात्रों के साथ इस संदर्भ में विमर्श कर सकते हैं, ताकि उनके मन में जो है ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो घृणा हो या फिर हंसी के पात्र जो इन्हें बनाते हों, तो उसमें से ये धीरे धीरे कम होता जाए ये सब। और एक दिन ऐसा आए जब सभी ऐसे लोग जो हैं वो सामान्य जीवन जी पाएं। तो आपका जो ये आज का विषय था और आज की जो कृति थी, चित्रा मुद्गल जी का जो ये विचार था, उसे भली भांति आपने प्रस्तुत किया है। और हम सभी भावक जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं उनको तो ये भाव हृदयस्थ हुआ ही है, लेकिन आगे भी जो सुनेंगे YouTube के माध्यम से आपको, उनके हृदय में भी ये भाव जरूर से हृदयस्थ होंगे। और हमें बिल्कुल ऐसे सुनहरे दिन आएंगे जब यहाँ पे किसी विनोद को घर छोड़ना ना पड़े। तो इसी बात के साथ आज की श्रेणी को हम डॉक्टर उमा जी के विशेष आभार के साथ यहाँ पे संपन्न करना चाहेंगे। डॉक्टर उमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर चांदनी जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और उनसे भी एक बात विनती करना चाहेंगे कि आप भी हमारी श्रेणी में जुड़े और हमारे साथ, आपने भी महिला उपन्यासकारों पर बहुत काम किया है, PhD की उपाधि भी हासिल की है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिय कृतियों के बारे में विमर्श करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी, ज़रूर। मैं बहुत ही जल्द उषा प्रियमदा जी की एक कृति है जो मेरे हृदय को बहुत छू गई है पढ़ते वक़्त, तो मैं उसे ज़रूर प्रस्तुत करना चाहूँगी, और इसके लिए बस मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल 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 चांदनी जी। और हम अभी एक छोटी सी जो ये जो है बात करनी थी कि हमारे यहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल वेबिनार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर परसों से शुरू हो रहा है। तो उस वजह से हम इस श्रेणी को अभी कुछ दिनों के लिए विराम देंगे, और आगे की जानकारी आप सभी को हम जैसे हम रेगुलर तौर पे पहुंचाते हैं वैसे पहुंचाते रहेंगे। तो आज की श्रेणी और आज के इस श्रृंखला को आज यहीं पे समाप्त करते हुए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।